हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मज़े में। आज हम लोग लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत रसायन का, जिसमें 7th लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। यह देख लिया था उसमें कि जो जिंक का रड है वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि बीकर 1 में, और जिसमें ZnSO4 का विलयन डाला हुआ है। जो जहाँ कॉपर है वो कैथोड के साथ काम कर रहा है, वहाँ करंट की अभिक्रिया हो रही है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, और वो बीकर 2 में है, यानी कि CuSO4 के विलयन में। अब हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ अब हम लोग उससे आगे उसका समराइज करेंगे, हर एक चीज़ को उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या फिनोमेनन, क्या क्या घटना उसमें हुई है। तो हम लोग उसमें बेसिकली उस पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटते हैं। अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेल अभिक्रिया। और सेल अभिक्रिया हमको पता है यहाँ पर कौन सी सेल अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, सेल अभिक्रिया दो भागों में बटा हुआ है। सेल अभिक्रिया दो भागों में बटी हुई है। एक है आपका अर्ध सेल अभिक्रिया और दूसरी है आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया। मतलब पूरी अभिक्रिया को, मतलब पूरी की पूरी सेल अभिक्रिया को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया अर्ध सेल अभिक्रिया और दूसरा हो गया अर्ध सेल अभिक्रिया। ये जो सेल अभिक्रिया है यही बेसिकली आपका रेडॉक्स अभिक्रिया यहां होता है। ठीक है, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तो अर्ध सेल अभिक्रिया है, यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। और यहां पर कौन सी होगी, अवकरण। इसी ऑक्सीकरण को कहा जाता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। और यहां जो अवकरण होता है इसी को कहा जाता है अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, मतलब जो सेल अभिक्रिया गैल्वेनिक सेल के अंदर संपन्न होती है वो बेसिकली दो भागों में होती है। एक होती है आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया और दूसरी भी होती है अर्ध सेल अभिक्रिया, यानी कि दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया को हाफ हाफ रिएक्शन को मिला दिया जाए तो हमको फुल सेल रिएक्शन मिलता है। मतलब इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए। अब उसके बेसिकली क्या है कि जहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वहां उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। जहां अवकरण की अभिक्रिया जिस इलेक्ट्रोड पर होगी या जिस बीकर में होती है उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। तो अगर हम अभिक्रिया को लिखें तो लिखते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। यह ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया क्या हो गया कि Zn जो है, जो ठोस अवस्था में है, वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और बना रहा है Zn2+, कहां पर, विलयन में, प्लस दो इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये हो गया आपकी ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। यहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है जिंक का वो शून्य से बढ़कर कहां जा रहा है, +2 पर। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हम लिखेंगे अवकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जो कॉपर 2+ आयन है विलयन का, उसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया और बन गया Cu ठोस अवस्था में। यहां पर अवकरण की अभिक्रिया हो रही है क्योंकि यहां पे जो आवेश है इसका +2 से घटकर वो कॉपर पर जो आवेश है शून्य वहां जा रहा है। मतलब इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या है इसकी वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये एनोड पर होती है, यानी कि जिंक के रड पर, और ये होती है कैथोड पर, यानी कि दूसरे बीकर यानी कि कॉपर के ऊपर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा।
ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, सेल अभिक्रिया को समझा रहा हूं। तो ऑक्सीकरण में जो अभिक्रिया हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, जो जिंक पर हो रही है, और अवकरण की अभिक्रिया हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया, जो कि कॉपर विलयन हो रही है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग इसमें। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वीवीआई पॉइंट है ये सब महत्वपूर्ण बिंदु। क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है? सबसे पहला बिंदु हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन का गमन। इलेक्ट्रॉन का गमन आपका कैथोड से, सॉरी एनोड से कैथोड की ओर होता है। ठीक है, दूसरा विद्युत धारा का प्रवाह, वो किधर से किधर हो रहा है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये किधर से किधर हो जाएगा? कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, आवेश की बात करें, आवेश की बात करते हैं तो एनोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है जो कि जिंक क्षार है अभी फिलहाल के लिए, और जो कैथोड है उस पर घन आवेश होता है जो कि अभी कॉपर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम यहां कहते हैं इसको दूसरे शब्दों में, तो हम ये कहेंगे कि एनोड से कैथोड की ओर, यानी कि माइनस से प्लस आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन है, और प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का गमन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का गमन जिंक से कॉपर की ओर, और इसमें कॉपर से जिंक की ओर। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का जो गमन हो रहा है वो है एनोड से कैथोड की ओर। कल मैंने देखा था एक तार के थ्रू जा रहा है, मतलब कि एनोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। यानी कि जिंक पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव, और कॉपर पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। या ये कह सकते हैं कि जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह किधर हो रहा है? कैथोड से एनोड की ओर। इससे जस्ट विपरीत होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो प्लस से माइनस की ओर, यानी कि कॉपर पर धन आयन चार्ज है और जिंक पर माइनस चार्ज, यानी कि कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जिसको हम लोग गैल्वेनीमीटर से माप लेते हैं। आवेश की बात करें तो एनोड पर ऋण आवेश होता है, कैथोड पर धन आवेश होता है। जिंक क्षार इस गैल्वेनी सेल के हिसाब से आपका है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ठीक है, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन के गमन की बात। ठीक है, आप लोग लिख लें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको मैं एक याद रखने का एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ट्रिक है आपका बीकर 1 के लिए। बीकर 1 हमेशा बायां साइड होगा, इसको आप कभी भी दायां नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमेशा किधर होगा? बायां साइड, मतलब लेफ्ट साइड होगा। LOAN, लेफ्ट, बायां होगा। जो बायां होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण होगा, और वो काम करेगा किसके जैसा? एनोड के जैसा, और उस पर आवेश होगा निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आवेश होगा, और वो काम करेगा एनोड के जैसा, और लेफ्ट होगा यानी कि बायां होगा। ठीक है, अब मैं यहां से एक ट्रिक और दे रहा हूं कि जिंक के लिए अगर यहाँ N है
तो हम उसको मान सकते हैं कि क्या Zn। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बायां साइड होगा, ऑक्सीकरण होगा, एनोड होगा और आवेश कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। ये आपका हो गया बीकर 1, मतलब जो बायां साइड बीकर था, यानी कि जिंक के लिए हो गया। अब हम लिखते हैं बीकर 2, जो कि दायां साइड है। ठीक है, RRPC, जिसको शॉर्टकट में R2PC भी कहा जाता है। R मतलब हो जाएगा राइट, R मतलब हो जाएगा रिडक्शन, P मतलब हम लेते हैं पॉजिटिव, और C हो गया कैथोड। यानी कि दायां साइड का बीकर होगा, रिडक्शन यानी कि अवकरण होगा उस पर, पॉजिटिव यानी कि धन आवेश होगा, यानी कि प्लस चार्ज होगा, और कैथोड है मतलब कि वो जो कैथोड जैसा काम करेगा। ठीक है, और C4 कॉपर हम याद रखने के लिए फिलहाल के लिए मान सकते हैं, C4 कॉपर। ये आपका एक ट्रिक हुआ जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जितना भी उसको हमने एक समराइज कर दिया। इसका आपको उपयोग जेईई, नीट, पैरामेडिकल, मेडिकल और भी अदर रेलवे वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, ये तो आपका रहा एक तरह से पूरा। मैंने क्या किया, इसको समराइज कर दिया। जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको क्या किया, हम लोगों ने एक बार समराइज कर दिया है। अब आते हैं, जो कल एक कंसेप्ट हम लोगों का छूटा हुआ था, वो है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो उसमें एक और कंपोनेंट लगा हुआ था जो कि सॉल्ट ब्रिज है। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चा लोग पूछता है कि सर सॉल्ट ब्रिज और तार में अंतर है क्या? हाँ, एकदम अंतर है। जो तार है वो इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, और जो सॉल्ट ब्रिज है वो दोनों बीकर को जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों बीकर में जो आयन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके आयन के ट्रांसफॉर्मेशन को भी वो लोग संतुलित करने का काम करता है। ठीक है, लिख लिए। चलो देखते हैं इसमें और सॉल्ट ब्रिज। दोनों बीकर के विलयनों को मिलाने वाली U-ट्यूब या U आकार की नलिका जो कि नलिका जिसमें KCl, K2SO4, जिलेटिन या अगर द्रवित पदार्थ भरे होते हैं, उसे सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु भी कहा जाता है। सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु। गलित या द्रवित पदार्थ मिला रहता है,
यही है आपका सॉल्ट ब्रिज। और ये रहा आपका बीकर 1 और ये रहा बीकर 2। ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज आयनों की संख्या को संतुलित करता है। दूसरा, सेल की उदासीनता बनाए रखता है। तीसरा है ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ? दोनों बीकर के विलयन को मिलाने वाली यू ट्यूब, ठीक है, या यू आकार के नलिका जिसमें KCl, K2SO4, जिलेटिन या अगर द्रवित पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है, उसे क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसका कार्य क्या होता है? ये सॉल्ट ब्रिज आयनों की संख्या को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, सेल की उदासीनता को बनाए रखता है, और तीसरा है सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है। अब जो इसमें डीप कंसेप्ट है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये परिभाषा है सिंपल, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत खतरनाक है। कंसेप्ट है इसका वर्किंग, ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमने सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा? मान लो KCl भरा, ये किस में टूटेगा? K+ और Cl- में। ठीक है, तो होता है क्या कि जब जैसे ही विद्युत सर्किट इसका जिंक रॉड और इसको जब मिला के यहां से स्विच ऑन किया जाता है, तो बीकर एक में Zn2+ क्या होता है? बढ़ने लगता है, जिससे यह घनावेशित हो जाता है ज्यादा। ये बीकर क्या होता है? घनावेशित ज्यादा हो जाता है। अब अगर ये ज्यादा घनावेशित होने लगेगा तो विद्युत धारा क्या होगी? रुक जाएगी। बहुत ज्यादा घनावेशित हो जाएगा तो विद्युत धारा क्या होगी? रुक जाती है। अब दूसरा है क्या कि अगर कॉपर आयन, ठीक है, ये यहां क्या हुआ कि जिंक परिवर्तित हुआ Zn2+ में, तो जिससे Zn2+ क्या हुआ? बढ़ने लगा, और वो क्या हो गया? धनावेशित हो गया ज्यादा, क्योंकि जिंक पर कौन सा आवेश है? 2+। Cu2+ बदलने लगा Cu में। बीकर 2 में क्या हुआ कि Cu2+ किसमें बदलने लगा? Cu में। तो यहां पर जो Cu2+ की जो सांद्रता है वो घटने लगी। ये क्या होने लगी? घटने लगी, जिस कारण से क्या हुआ कि यहां पर ऋणावेशित होने लगा ये ज्यादा, और इससे अभिक्रिया क्या हुई? बंद हो गई। फिर से समझो क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे ही मान लो कि जिंक पर अभिक्रिया स्टार्ट हुई, तो यहां पे Zn2+ क्या हुआ? बढ़ने लगा, और यहां जो Cu2+ आयन था वो क्या हुआ? घटने लगा। अब अगर ये घटने लगता है तो इस पर जो ये बढ़ने लगा, तो इस पर जो घनावेशित चार्ज है वो क्या होगा? बढ़ने लगेगा, जिससे अभिक्रिया क्या होगी? रुक जाएगी इस विलयन में। और इस विलयन में क्या होगा
कि जो कॉपर आयन है वो घटते जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा आते जा रहा है, तो इस वजह से इसके घटने के कारण से जो ऋणात्मक चार्ज है इसका इस बीकर में ज्यादा बनने लगेगा, इससे भी अभिक्रिया रुक जाएगी और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन ये सेल है, काम करते रहता है, तो उसके लिए हम अलग से सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, जो कि जबकि पहला पॉइंट था कि आयनों की संख्या को संतुलित करता है, तो ये करता क्या है, जहां पर घनावेशित ज्यादा होने लगा ये क्लोरीन उधर चला जाता है, घनावेशित जिधर ज्यादा होने लगा क्लोरीन कहां चला गया, उधर चला गया, और क्लोरीन पे कौन सा आवेश है, माइनस है ना, और इधर ज्यादा क्या हो रहा था, प्लस, तो प्लस माइनस दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए वो कंट्रोल करता है। और यहां पर K प्लस था घन आयन, और यहां पे क्या ज्यादा हो रहा था, ऋण आयन, तो ये प्लस वाला किधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तुमको कॉपर के क्षेत्र में। और यहाँ पर ऋणावेशित अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां धनायन जाके उसकी संख्या को उदासीन करेगा, और जिससे विद्युत धारा का गमन हमेशा चलता रहता है। तो ये तुम्हारा क्रियाविधि होता है सॉल्ट ब्रिज का, कि वो अपने आयनों के द्वारा दोनों के तरफ एक्स्ट्रा उत्पन्न होने वाले आवेश को, दोनों बीकरों में उत्पन्न होने वाले आवेश को, जिससे अभिक्रिया बंद नहीं हो जाए, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे सेल की उदासीनता बनी रहती है और अभिक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है और हमें विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा मिलता रहता है। तो जब इसे काफी डीप स्टडी करोगे तो सॉल्ट ब्रिज की क्रियाविधि का पता चलता है। वैसे तो सिंपली कहीं भी लिखा रहेगा, इसलिए और ज्यादा कंसेप्ट के लिए जुड़े रहना हमसे, ठीक है। इसको क्या करो, एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोगों का लाइव क्लास चलता ही है एक दिन के बाद एक दिन, ठीक है, तो हम लोग उसमें लाइव क्लास में और भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मेरे लाइव क्लास से जुड़ने के लिए मेरे ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिसको प्रॉब्लम है वो 9472847179 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आगे मिलते हैं फिर। इसको एक बार उतार लो तुम लोग।